हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये सारे एमसीक्यूज आपके सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कत्यूरी वंश की अगर हम बात करें, कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर राजवंश, ये दोनों एक ही हैं, इनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो कत्यूरी वंश की जो स्थापना हुई थी वो 700 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? बसंत देव के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बताएंगे बसंत देव। और बसंत देव ने कत्यूरी वंश की स्थापना कब करी थी? तो 700 ईस्वी में करी थी। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी, ठीक है, अगर राजनीतिक शक्ति पूछा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुनिंद वंश। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम ऐतिहासिक राजवंश पूछा जाएगा तो कत्यूरी हो जाएगा, और प्रथम राजनीतिक शक्ति पूछा जाएगा कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी, तो वो थी कुनिंद वंश। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर के राजा थे इनकी राजभाषा थी संस्कृत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, और अगर आपसे कार्तिकेयपुर राजवंश की लोक भाषा पूछी जाए, ठीक है, कि इनकी लोक भाषा क्या थी, ठीक है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो लोक भाषा थी वो थी पाली। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, राजभाषा और लोक भाषा में, ठीक है, इनकी जो राजभाषा थी कार्तिकेयपुर राजवंश की वो थी संस्कृत। या राजभाषा यानी राजकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और इनकी जो लोक भाषा थी वो पाली थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक लंक पंक में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराह अवतार बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ललित सुरदेव को बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो ललित सुरदेव था ये कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कत्यूरी वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा कौन था, तो दोस्तों ये था कौन? ललित सुरदेव। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऑप्शन में भूदेव भी दिया हुआ है, तो भूदेव से क्वेश्चन बन सकता है कि बैजनाथ के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो बैजनाथ के जो मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया था भूदेव ने। ठीक है, भूदेव कौन था? तो ये ललित सुरदेव का ही पुत्र था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई? यानी चंपावत से अल्मोड़ा किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित करी थी? ठीक है, तो दोस्तों अगर हम चंद वंश की बात करें, चंद वंश का जो संस्थापक था वो था सोमचंद। ठीक है, और इसने अपनी जो प्रथम राजधानी बनाई थी वो चंपावत में बनाई थी। किसने? सोमचंद ने। ठीक है, और बाद में 1563 ईस्वी में बालो कल्याण चंद ने चंपावत से हटाकर राजधानी कहाँ बनाई थी? अल्मोड़ा में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, चंद वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करी थी या अल्मोड़ा बनाई थी? तो ये बनाई थी बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद हो गया या बलदेव चंद हो गया, ये क्या है? एक ही है। ठीक है, तो 1563 में बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा बनाई थी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बालो कल्याण चंद या बलदेव चंद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहरादून के कालसी से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख किस काल का था? ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि देहरादून के कालसी से अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये किस काल का है यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये 257 ईसा पूर्व का है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
ठीक है। और जो अशोक का जो कालिसी में जो अभिलेख मिला है, इसकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसकी खोज की थी दोस्तों जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। कालसी अभिलेख के खोजकर्ता कौन है, जॉन फॉरेस्ट, और कब की गई थी खोज, 1860 में, ठीक है। जो कालसी अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में, और इसकी लिपि है ब्राह्मी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कालसी अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और कालसी अभिलेख की लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। कालसी अभिलेख की लिपि क्या है, तो ब्राह्मी लिपि है। खोज कब की गई, 1860 में। किसके द्वारा की गई, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा की गई थी। और कालसी अभिलेख कहाँ है, देहरादून में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है। तो दोस्तों पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, ठीक है। तो पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कितने विद्यापीठ थे, ठीक है। तो दोस्तों 2 विद्यापीठ थे प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। वो 2 जो विद्यापीठ थे वो था, एक था हमारा बद्रिका आश्रम और दूसरा था कण्वा आश्रम, ठीक है। बद्रिका आश्रम आपका कहाँ है, चमोली जनपद में, और कण्वा आश्रम आपका कहाँ है, ये है आपके पौड़ी जनपद में, ठीक है। कण्वा आश्रम से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि कण्वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो कण्वा आश्रम है दोस्तों, ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। कण्वा आश्रम कहाँ है, पौड़ी में है। किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ की थी, ठीक है। तो ये भी कण्वा आश्रम में की गई थी। किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा, ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की रचना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति शाह की मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत का राजा कौन बना, ठीक है। यानी कि जब कीर्ति शाह की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद टिहरी रियासत का राजा कौन बना था, नरेंद्र शाह, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। अब नरेंद्र शाह को अंग्रेजों के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी दी गई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि किसे दी गई थी। तो ये दी गई थी किसको, नरेंद्र शाह को, ठीक है। नरेंद्र शाह को अंग्रेजों के द्वारा सर की उपाधि भी दी गई थी, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है नरेंद्र शाह से कि 30 मई 1930 को जब रवाई कांड हुआ था तो उस समय टिहरी के राजा कौन थे, ठीक है। तो यानी दोस्तों 30 मई 1930 को जब रवाई कांड हुआ था तो उस समय टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ही थे, ठीक है। तो नरेंद्र शाह से इतने क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था, ठीक है। तो दोस्तों मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के क्या थे, अंतिम राजा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे, निम्न में से कौन एक नहीं था, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 1930 में गांधी जी का जो 78 नमक सत्याग्रहों में से उत्तराखंड के 3 व्यक्ति थे, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन एक नहीं थे, ठीक है। तो दोस्तों बद्री दत्त पांडे नहीं थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ज्योतिराम कांडवाल ये भी थे, भैरव दत्त जोशी भी थे, और गोरखवीर खड़क बहादुर ये भी थे, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, बद्री दत्त पांडे नहीं थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था। तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में, ठीक है। और किसके सहयोग से कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, ठीक है, और हरगोविंद पंत जी और बद्री दत्त पांडे,
इन तीनों के सहयोग से 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ। ठीक है, तो दोस्तों 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो गया था। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1926 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। और कुमाऊं परिषद का गठन किसके प्रयासों से हुआ था? तो ये हरगोविंद पंत हो गया, बद्रीदत्त पांडे हो गया, ठीक है, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, इन तीनों के सहयोग से कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था 1916 में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों 1937 में चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा। ठीक है, चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? शांतिलाल त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1937 में की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री हरि गणेश किसने किया? ठीक है, तो जो कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसका श्री गणेश किया था किसने? दुर्गादत्त जोशी जी ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों 1870 में डेविडिंग क्लब की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके एक साल बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार का क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में हुआ था। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के दोस्तों संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, और पर्वतीय जो राज्य परिषद का गठन किया गया था इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दयाकृष्ण पांडे। ठीक है, दयाकृष्ण पांडे। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो दयाकृष्ण पांडे इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन हुआ था 1967 में। और पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो गठन हुआ था आपका रामनगर में। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने। गठन कहाँ हुआ? रामनगर में। कब हुआ? 1967 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दयाकृष्ण पांडे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो दोस्तों उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके नैनीताल में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखना है। उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? 1972 में। कहाँ हुआ था? नैनीताल में। और दिल्ली चलो का नारा भी उत्तरांचल परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मसूरी गोलीकांड में शहीद नहीं हुआ है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजेश लखेड़ा। ठीक है, जो राजेश लखेड़ा है दोस्तों ये मसूरी गोलीकांड में शहीद नहीं हुए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। जो राजेश लखेड़ा हैं ये रामपुर तिराहा जो गोलीकांड हुआ था उसमें शहीद हुए थे। ठीक है, और रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और निम्न में से कौन शहीद नहीं हुआ था? तो राजेश लखेड़ा इसमें शहीद नहीं हुए थे मसूरी गोलीकांड में। अब अगर हम मसूरी गोलीकांड की बात करें तो जो मसूरी गोलीकांड हुआ था ये 2 सितंबर
1994 को हुआ था मसूरी गोलीकांड, ठीक है। और इसमें बेलमती चौहान, हंसा धनाई और धनपत सिंह, ये तीनों क्या हुए थे, शहीद हुए थे, ठीक है। राजेश लिखेड़ा शहीद नहीं हुए थे, ये आपके रामपुर तिराहा जो गोलीकांड हुआ था उसमें शहीद हुए थे, और रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू मंदिर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों जो घटकू मंदिर है ये आपके चंपावत जनपद में है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और दोस्तों चंपावत से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का पहला नगर किसे माना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चंपावत को ही कुमाऊं का पहला नगर माना जाता है, ठीक है। रुद्रेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपके चंपावत में है, ठीक है। मायावती का आश्रम कहाँ है, ये भी आपके चंपावत में है, ठीक है। और घटकू मंदिर भी आपका कहाँ है, ये भी चंपावत जनपद में, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊषा मठ प्राचीन नाम है, ठीक है। तो दोस्तों ऊखी मठ का प्राचीन नाम है ऊषा मठ। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। तो दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में तलवार ढाल के साथ जो नृत्य किया जाता है उसे कहा जाता है शरोन नृत्य। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। अगर हम पौड़ा नृत्य की बात करें तो पौड़ा नृत्य होता है जो ये भोटिया लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। भोटिया लोगों के द्वारा किया जाता है। और थड़िया नृत्य कब किया जाता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे उत्तराखंड जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।